जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अचीवर्स में, जहां पर हम आपको आर्मी की रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टेक्निकल अग्निवीर के साइंस के 25 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मुझसे पहले क्वेश्चन टिक करना है और लास्ट में उन्हें मैच करना है और कमेंट में अपने स्कोर ज़रूर लिखें। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हेनरी किसका मात्रक है? हु इज़ द यूनिट ऑफ हेनरी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस की। डायप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स, जो डायप्टर है वो किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का, कैपेसिटी ऑफ द लेंस। यहाँ पर जो डायप्टर की वैल्यू है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए जो डायप्टर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है प्लस में, और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये क्योंकि ये जो डायप्टर है, डायप्टर का जो मान है P, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फोकस लेंथ के, फोकस दूरी के। तो फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की वो क्या होती है? प्लस में होती है और इसमें माइनस में होती है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती है। तो ये ध्यान रखिए, डायप्टर से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है और इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 1/f। वृत्ताकार गति का उदाहरण है ट्रेन की गति, ट्रेन एकदम स्ट्रेट चलती है। घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई इस तरह से मोशन करती है। तितली की गति, तितली कोई भी रैंडम मोशन करती है, उसका कुछ फिक्स नहीं होता। और सितार के तार की गति में इस तरह की गति होती है। तो इन्होंने पूछा है वृत्ताकार गति, तो वृत्ताकार गति किसकी होगी फ्रेंड्स? ये घड़ी की सुई है और घड़ी की सुई इस तरह से चलेगी, तो इसमें क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है, वृत्ताकार गति हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घड़ी की सुई की गति। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलती है, स्थिर वेग से नीचे जाती है, ऊपर की ओर त्वरित होती है, फिर नीचे की ओर त्वरित होती है। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति का जो भार है, जब व्यक्ति लिफ्ट में होता है तो उसका जो भार है, अब लिफ्ट अगर स्थिर है तो उसका भार जो होगा वो क्या होगा? mg होता है। लेकिन जब ये ऊपर की ओर त्वरित होती है, मतलब इसमें त्वरण, ए त्वरण से ये ऊपर की ओर जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है? एक छद्म जो बल है ma, वो जुड़ जाता है। और जब लिफ्ट नीचे आती है ए त्वरण से, तो ये जो है छद्म बल उसका ma, ये उसमें से माइनस हो जाता है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से देखें तो ऊपर जाने पर ये क्या हो रहा है? जो इसका भार है इसमें इतना बढ़ोतरी हो रही है और नीचे आने पे क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है। और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अगर ये लिफ्ट का तार कट कर दिया जाए और ये एकदम से फ्री फॉल हो, गिरने लगे, गिर जाए, तार टूट जाए और अचानक से गिर जाए, तो व्यक्ति का भार क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति का भार होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे आती है लिफ्ट, तो नीचे आने पे हमें पता है उसका जो भार है वो कितना होगा? mg माइनस ma। तो जो ma वो किसके बराबर हो जाता है? mg के, और mg माइनस mg होकर यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है इसकी? 0। तो फ्री फॉल की कंडीशन में जो वेट है वो 0 होता है, ऊपर जाने पर उसका वेट बढ़ता है और नीचे आने पर उसका वेट कम होता है। लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। हमने कहा है कि ऊपर जाने पर इसका जो है अधिक होता है, ऊपर जाने पर। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, स्थिर वेग से ऊपर जाए या फिर ऊपर की ओर त्वरित हो। तो फ्रेंड्स, अगर वेग स्थिर होगा तो त्वरण में बढ़ोतरी होगी नहीं, त्वरण बढ़ेगा नहीं, तो वेट कैसे बढ़ेगा? वेट में कोई परिवर्तन होगा नहीं, वजन में, इसलिए स्थिर वेग इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऊपर की ओर त्वरित, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए और ऊपर की ओर जाना चाहिए, तभी उसका वेट क्या होगा? उसका भार अधिक होगा। किसी वाहन में बाल बेयरिंगों का व्यवहार क्या होता है? बाल बेयरिंग्स क्यों उपयोग की जाती है? तो वो घर्षण को घटाने के लिए उपयोग में की जाती है, ताकि घर्षण ना हो और वाहन जो है स्मूथली चल सके। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा क्या होगा? आकार में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा, एक ही जगह पर तैरेगा या फिर थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से पानी में तैरता है तो ये कह रहे हैं कि जल को गर्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी जल को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है, उसकी डेंसिटी वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। उसका जो घनत्व का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है क्या? घनत्व। तो आयतन बढ़ता है, गर्म करने पर जो आयतन है वो क्या होता है? बढ़ता है। आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही घनत्व होता है तो जो पानी होता है
नीचे का पानी कम घनत्व होता जाएगा और ऊपर का पानी का घनत्व अधिक रहेगा, क्योंकि वो ठंडा रहता है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व की ओर जाने लगेगा। तो जो पानी का लेवल है वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जो लकड़ी का टुकड़ा है स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन में रहता है और बाद में हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो जैसे जैसे पानी को गर्म करेंगे तो लकड़ी का टुकड़ा हमें कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस फैक्टर से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल दो ऑब्जेक्ट के बीच में है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि दूरी, यानी कि ये जो आर है ये क्या होती है, दो ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी होगी। इसे क्या करने के लिए कहा उन्होंने, आधी। तो चलिए हम यहाँ पर आधी कर देते हैं, m1 m2 ऐसे ही लिखा, इसको मैंने आधी कर दिया, ये स्क्वायर एज इट इज़, और ये f मान लिया था बल। तो बाद में ये क्या हो जाएगा, ये g m1 m2 r स्क्वायर और ये 2 4 बन के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल इसका बल था उसका कितना हो गया है, 4 गुना, यानी कितने फैक्टर से बढ़ गया है, 4 के फैक्टर से बढ़ गया है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है एबिलिटी टू डू वर्क। ये किसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स, ये किसकी है, एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा संरक्षण का नियम का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी ने पढ़ा होगा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, इसे केवल संरक्षित किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर हो। एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ये एक सतह है, सतह पर मान लो ये 90 डिग्री से एक आपतित किरण आ रही है, इस तरह से ये आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो सतह है, तो इस सतह को इन्होंने कौन से कोण से घुमा दिया है, ये थीटा कोण से घुमा दिया। सतह अब ऐसी हो गई है, तो आपतित किरण तो ऐसी की ऐसी रहेगी 90 डिग्री पर, और ये परावर्तित किस तरह से होगी। अब ये इनके बीच का जो कोण है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये तो आपतन कोण हुआ थीटा, और इस जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि जो परावर्तित किरण का जो घुमाव कोण होगा वो कितना होगा। परावर्तित किरण का घुमाव कोण पूछा है, तो ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई। तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण यहाँ पर कितना दिख रहा है, थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आवर्धन लेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, आवर्धन लेंस होता है, जिसका काम क्या होता है, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बड़ा दिख रहा है, तो ये होता है आवर्धन लेंस। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, क्या इसकी विशेषता होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो फोकस दूरी है हम दूर से नहीं पास से, जितना पास से देखोगे उतना आपको बड़ा दिखेगा। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम होनी चाहिए, कम फोकस दूरी। और ये कौन सा लेंस होता है इसमें, ये कौन सा लेंस होता है यहाँ पर, उत्तल लेंस। तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है आवर्धन लेंस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। भारत में घरों में आने वाली विद्युत आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है। तो फ्रेंड्स कितने हर्ट्ज की होती है, घरों में जो विद्युत धारा आती है 50 हर्ट्ज की होती है। फ्रेंड्स आप मेरे साथ साथ आपके जो आंसर है वो टिक करके मैच भी करते जाइए, करेक्ट है या नहीं है, और कमेंट्स में आपके जो स्कोर है वो ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधक ऊर्जा कितनी होती है। जल्दी आंसर टिक कर लीजिए आपका। तो जो हीलियम की बंधक ऊर्जा होती है न्यूक्लियन की वो कितनी होती है, 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी वस्तु की सतह पर टकराती है, यदि सारे वर्ण सतह परावर्तित होते हैं तो सतह कैसी प्रतीत होगी। तो सतह पर जो श्वेत प्रकाश आता है और श्वेत प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश में जो फ्रेंड्स कलर होते हैं, सारे कलर होते हैं बे, जा, नी, हे, पी, नाला, ये 7 कलर से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में जब सारे ही वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे तो बचेगा क्या, श्वेत प्रकाश ही बचेगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश किससे बनकर बना हुआ है, इन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ। तो सतह कैसी दिखाई देगी, सफ़ेद ही दिखाई देगी, श्वेत ही दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अधिक फैलती है।
तो फ्रेंड्स तापमान जब बढ़ता है तो हमें पता है उसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा बढ़ेगा, द्रव का, ठोस का, गैस का। तो द्रव में जो अणु होते हैं ठोस के कंपैरिजन में ज़्यादा गतिशील अवस्था में रहते हैं तो इसका आयतन ज़्यादा बढ़ता है, ठोस का कम बढ़ता है। और जो गैस है, गैस में अणु और ज़्यादा फ्री होते हैं, इसलिए उनके जो अंतराण्विक बल है वो और भी कम होता है, इसलिए वो और ज़्यादा गतिशील अवस्था में होते हैं और उनका आयतन और ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा, गैस फैलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। तो परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है फ्रेंड्स वो किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। और परमाणु क्रमांक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक का मतलब ही होता है नाभिक में प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की संख्या है उस पर परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। Fe2+ की Fe3+ में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो धन आयन है 2 थे, 2 से 3 हो गए। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर इसने एक और दे दिया, तो इसके पास अब 3 धन आवेश हो गए हैं इलेक्ट्रॉन 3 देने से। तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर क्या हो रही, कमी हो रही है। और कमी होना क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड के घोल में से गुजरती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमी मात्रा किसके अनुपात में होती है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है फेराडे का नियम। तो फेराडे के नियम के अनुसार ये किसके अनुपात में होती है, ग्राम तुल्य भार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैसों की संयोजकता है। अक्रिय गैसों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। इसीलिए तो उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। वो किसी से आसानी से क्रिया नहीं करती क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इसलिए उनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं रहते, इसलिए उनकी संयोजकता क्या होती है, 0। निम्नलिखित में से एक परमाणिक तत्व है। तो एक परमाणिक तत्व फ्रेंड्स वो होता है जो एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बना होता है, क्लोरीन भी 2 से, कैल्शियम भी। और यहाँ पर हम बात करें तो अक्रिय जो गैसें हैं, इनर्ट गैसें, वो क्या होती है, एक परमाणिक गैस होती है, जैसे नियॉन, आर्गन, ये सभी क्या है, एक परमाणिक तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्रिय गैसें। इथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, 80%। इथेन में 80% कार्बन पाया जाता है। और इथेन का अगर आप फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C2H6 ये होती है इथेन। इथाइल अल्कोहल बनता है। तो फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, दहन, वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से, या फिर किसी से भी नहीं। तो फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन से बनता है। इसका मतलब है कि उसे बिना वायु की उपस्थिति में बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मरकरी। निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ गोल्ड और सिल्वर, ये जो 2 धातु हैं ये प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिल्वर। फ्रेंड्स आज हमने टेक्निकल साइंस के 25 आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।